तो चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है और इसके इंट्रोडक्शन में मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। ये हम लोग को पता है कि सारे मटेरियल जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी थ्रोन अप फाइनली फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब एक बॉडी को हमने ऊपर फेंका और वो जमीन की तरफ वापस आकर के गिर रहा है, तो वो किसी फोर्स की वजह से गिर रहा होगा, है ना? या किसी ऐसी चीज की वजह से गिर रहा होगा जिसका नाम हम आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सारी चीजें आएंगी आगे। एक एग्जांपल और है रेन ड्रॉप्स का। जो बारिश की बूंदे होती है वो भी ऊपर से सीधे नीचे जमीन पे जब आकर के गिरती है तो वो किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट हो रही है अर्थ द्वारा, है ना? अर्थ उनको खींच रहा है अपनी तरफ। द गोइंग अप हिल इज लॉट मोर टायरिंग देन गोइंग डाउन हिल। अच्छा, नीचे जैसे हम लोग पहाड़ पे से उतरते हैं तो वो ज्यादा आसान लगता है, ऊपर चढ़ना मुश्किल लगता है। क्योंकि ऊपर चढ़ने का तो मुश्किल इसलिए मतलब लगता है कि अर्थ हमको खींच रहा है और हम उसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है अर्थ को ओवरकम करने के लिए, अर्थ के फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ताकि हम ऊपर जाएं। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम थक रहे हैं और हमारे पास ज्यादा ताकत नहीं बची है चलने की। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं टुवर्ड्स द अर्थ जो बॉडी अट्रैक्ट हो रही है उसके। Galileo was the first to recognize the fact that all bodies, irrespective of their masses, fall towards the earth with a constant acceleration. इन्होंने एक वर्ड दिया है इसमें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये दिखाई दे रहा होगा? हाँ, दिख रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि भाई चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन आपका सेम रहता है ना? तो ये ऐसा कहीं किसी एक जगह पे पॉसिबल होगा जिसे अर्थ बोला गया। गैलीलियो थे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया। अच्छा, in his demonstration he allowed the bodies of different masses to fall from the same height and found that each body reaches the earth in the same time. इन्होंने ये देखा कि बॉडी का मास भले ही कुछ भी हो, लेकिन जब वो ऊपर से गिराई गई नीचे की तरफ तो उन्होंने देखा कि सेम टाइम पे सारी बॉडीज जो है वो अर्थ पे जाकर नीचे आ रही है ना? That is, each body is accelerated equally towards the earth. ठीक है? The value of acceleration due to gravity obtained by Galileo is close to the more accurate value obtained later. बाद में और भी अच्छी वैल्यू और बहुत अच्छी तरीके से फिक्स वैल्यू दी गई ग्रेविटी के एक्सेलरेशन की। ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन आया उसकी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे जो गैलीलियो ने दिया था। ठीक है? During the time of Galileo, a nobleman called Tycho Brahe from Denmark spent his entire lifetime in recording the observations of the planet with the naked eyes. ठीक है, ये टाइको ब्राहे थे जो डेनमार्क के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ यही ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने में लगा दी कि प्लेनेट को अपनी आंखों से देखा कैसे जाए। ठीक है, उसको देखते देखते इन्होंने पूरी लाइफ बता दी इस पे। His data were analyzed later on by Kepler. एक केपलर आए बाद में, उन्होंने इसके डाटा को एनालाइज किया और फिर उन्होंने कुछ फॉर्मूलेज दिए या लॉज दिए हम कह सकते हैं, जिनको केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के नाम से जाना गया। ठीक है, knowing these law of planetary motions, Newton proposed his universal law of gravitation which was proved later on of a greater importance. मतलब इन सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना योगदान दिया है ग्रेविटेशन के अंदर, जिसमें सबसे लास्ट में जब न्यूटन ने प्रपोज किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो उसको प्रूव कर दिया गया और बहुत ही ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी गई। तो हुआ होगा कुछ ऐसा जिसमें उनका जो है ज्यादा सही पाया गया होगा। ठीक है? So in this chapter we shall discuss the force of attraction between any two material bodies in the universe, that is gravitation. जो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन वो अब हम डिस्कस करेंगे। And the force of attraction between the body and the earth, that is called gravity,
यहाँ पर इस फोर्स को ग्रेविटी नाम दिया गया है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन लगता है ग्रेविटी की वजह से, यानी कि उस फोर्स की वजह से जो अर्थ लगा रहा है किसी बॉडी पे, उसको बोला गया ग्रेविटी वाला फोर्स, और एक्सेलरेशन को बोला गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाद में इसको स्मॉल जी से डिनोट किया गया, ठीक है, इस एक्सेलरेशन को। अच्छा, तो अब हम पहला पढ़ने जा रहे हैं जो केपलर का था, क्योंकि उसके पहले वाले तो थियोरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। वेलकम। थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। क्लियर या जूम करूं? नहीं, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा। सिंस द अर्लीस्ट of times, people were observing the heavenly bodies like sun, stars, planets, etc., and their movement. The same was the subject of attention for many scientists. The first authoritative work regarding the planetary motion was done by टोल्मी। टोल्मी करके ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने लगभग आज से 2000 साल पहले ये चीज दी थी। हिज थ्योरी वाज कॉल्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये 1 नंबर में आ सकता है अगर एग्जाम वाले देना चाहे तो, कि भाई 2000 साल पहले किस साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी और उसका नाम क्या है, तो यही बताना है, बस कुछ नहीं। जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। According to this theory, all the heavenly bodies like sun, stars, planets, moons, etc. are moving around the sun, which is stationary and was taken as the center of the universe. ठीक है? All the heavenly bodies like sun, stars, planets, moon, etc. are moving around the earth. ये उन्होंने बताया कि अर्थ के चारों तरफ ये सारी चीजें जो है मूव कर रही हैं, घूम रही हैं, लेकिन अर्थ स्टेशनरी है। तो अर्थ को मतलब पूरे यूनिवर्स का सेंटर माना गया अकॉर्डिंग टू टोलेमी। ठीक है, पी साइलेंट होगा या नहीं होगा, मैं अभी टोलेमी ही बोल रहा हूँ। एज जियोसेंट्रिक मीन्स अ सिस्टम विद अर्थ एज सेंटर, हेंस द नेम जियोसेंट्रिक थ्योरी। दिस थ्योरी वाज चैलेंज्ड बाय कोपरनिकस। इन्होंने बताया कि अर्थ सेंटर है, उसके बाद कोपरनिकस ने इनको चैलेंज किया। इन 49 एडी, यानी कि 500 साल पहले, मतलब कोपरनिकस से भी 500 साल पहले, अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, from his observations, concluded that the various facts like solar eclipse, moon eclipse, formation of day and night can be very easily explained by considering that Earth revolves around the sun and also rotates on its own axis. However, his ideas could not be communicated to the Western philosophers. आर्यभट्ट ने ये उनसे भी 500 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि अर्थ नहीं है सेंटर। इन्होंने बताया था कि सन के चारों तरफ ये घूमते हैं, प्लैनेट्स, अर्थ वगैरह सब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं। जैसे अर्थ जो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, ये अर्थ जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये इस तरीके से अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, और जहां सन है उसके चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है ये। ठीक है, ये इन्होंने बताया आर्यभट्ट ने। देन 1543 में 1543 में कोपरनिकस सजेस्टेड दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन of heavenly bodies would be simplified and more properly explained if we assume that sun is stationary and earth as well as other planets are revolving around it. तो उन्होंने बोला कि जब अगर सन को माना जाएगा ना स्टेशनरी, और बाकी प्लैनेट्स को, अर्थ को लेकर के बाकी सारे प्लैनेट्स को जो उनके चारों तरफ चक्कर लगाए, तो ज्यादा अच्छे से हम लोग इसको बता सकते हैं हेवनली बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी थी कोपरनिकस वाली, दिस थ्योरी वाज कॉल्ड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब हेलियो वर्ड ये आया हीलियम की वजह से, क्योंकि सूरज के अंदर जो गैस होती है वो हीलियम पाई जाती है। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बोला गया कि भाई जब ऐसे हमने जो पहले पढ़ा था जियोसेंट्रिक, जियो मतलब हो गया अर्थ, और जियोसेंट्रिक का मतलब अर्थ इज स्टेशनरी, तो अर्थ को सेंटर माना गया। यहाँ पर हेलियोसेंट्रिक मतलब सन इज स्टेशनरी, सन को सेंटर माना गया। दिस थ्योरी वाज लेटर ऑन सपोर्टेड बाय गैलीलियो फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन मून एंड अदर प्लैनेट्स।
बाद में गैलीलियो के इन एक्सपेरिमेंटल जब उन्होंने मून और अदर प्लैनेट्स पे चेक किया तो इन्होंने भी सपोर्ट किया बाद में। फिर आए थे जो केपलर के बारे में अभी पीछे हमने पढ़ा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो इन्होंने क्या करा, इनकी कहानी भी थोड़ी सी सुन लेते हैं। केपलर कैरीड आउट द एनालिसिस ऑफ द होल एस्ट्रोनॉमिकल डाटा on the basis of Copernicus theory. As a result of his investigations, he formulated the following 3 laws of planetary motion. इन्होंने भी 3 लॉ दिए अपने अलग अलग तरीके से। पहला लॉ इनका बोलता है केपलर्स फर्स्ट लॉ के, यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स इनको बोला गया पहले लॉ को। इन्होंने बताया कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। The sun is situated at one of the foci of the ellipse. भाई इलिप्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर तुमने कोनिक सेक्शन पढ़ा है तो। इलिप्स ये एक अंडाकार शेप होता है जिसके पास 2 तरीके के फोकस होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। अगर मैं PA एक्सिस की बात करूँ, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है फिगर 8.1, तो जिस तरफ जैसे ये प्लेनेट मूव करता है तो वो इलिप्टिकल वे में ऐसे मूव करेगा और हमेशा किसी ना किसी एक फोकस पे सन जो है सेंटर माना जाएगा। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। द इलिप्टिसिटी ऑफ द ऑर्बिट्स इज हाउएवर वेरी स्लाइट। या तो दिखाने के लिए हमने बहुत अच्छा बना दिया कि हाँ इलिप्स एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है कि हाँ ये इलिप्स ही है। एंड द ऑर्बिट्स में टेकन एज नियरली सर्कुलर, और ऑर्बिट्स को थोड़ा थोड़ा सर्कुलर लिया गया है यहाँ पर, मतलब ले सकते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम को यहाँ कांस्टेंट रखा गया है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट होने से, बताओ? कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्योंकि देखो मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए उसके कांस्टेंट होने के लिए। और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा। और ये पीछे हमने पढ़ लिया है कि एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने जो हमने पीछे पढ़ा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वर्ड देखो पीछे अपने पढ़ा था, वो उसका रीजन है यहाँ पे आगे। ठीक है, तो केपलर्स फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस लॉ पे ये बेस्ड है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? ये तो नहीं, कोई भी चीज किसी एक चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन वो जो हम लोग अपॉन के नीचे लिखते हैं उसका स्क्वायर रहता है। समझ रहे हो? जैसे ग्रेविटेशन में 9th में पढ़ा होगा तुमने, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, और इन पे लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो F है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम पढ़ा था हमने, तो वही इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। अब इन फिगर 8.1a इसी में देखो, फ्रॉम द सन द क्लोजेस्ट पॉइंट इज P। ये सपोज यहाँ पर सन है S, ठीक है, इसके क्लोजेस्ट पॉइंट को P बोला गया है, इज कॉल्ड पेरीहिलियन। ठीक है, इसको कहा जाएगा पेरीहिलियन। एंड द फारदेस्ट पॉइंट A इज कॉल्ड एफिलियन। ठीक है, एपहिलियन, मतलब ये जो दूर है उसको एपहिलियन बोलेंगे और जो पास में है सन के उसको पेरीहिलियन बोलेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन PA इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। अब ये जो सेंटर है ये सन नहीं है, ठीक है, ये समझना है। इलिप्स के सेंटर को इन्होंने O पॉइंट से दिखाया है। द लेंथ PO एंड AO, यहां से लेके यहां तक और वहां से लेके भी यहीं तक, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसको इन्होंने A डिस्टेंस से दिखा दिया, स्मॉल a, इज कॉल्ड द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। सेमी मेजर एक्सिस बोला गया आधे एक्सिस को, ये क्योंकि सबसे बड़ा वाला जहां पर फोकस होता है ना इलिप्स में, उसी एक्सिस को मेजर एक्सिस होता है, और उसके हाफ डिस्टेंस को सेमी मेजर एक्सिस बोल दिया गया, सेमी मेजर एक्सिस से डिनोट कर दिया गया। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हुई? PA है, लेंथ कितनी हुई इसकी?
इसकी लेंथ तो पी है ना, पी से ये की वैल्यू कितनी हुई? अगर आधे की ए है तो पूरे की कितनी हुई? 2a हुई। हाँ 2a हुई। ठीक है। हम्म अच्छा, उसके बाद यहाँ बता रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट स्मॉल ई is हम्म defined as the ratio of distance of one focus from the center of ellipse यानी SO, हाँ वन फोकस ऑफ द सेंटर ऑफ एलिप्स। SO ये दिख रहा है सन से लेकर के सेंटर तक, हम्म टू द दिख डिस्टेंस रहा ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स OP, दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब SO डिवाइड बाय PO। मेरी ओके। बात, सन से लेकर हम्म सेंटर तक और P से लेकर भी सेंटर तक, सेंटर बीच में कॉमन इसकी रहेगा, डिवाइड। हम्म तो इसेंट्रिसिटी उससे निकलेगी ई। इसेंट्रिसिटी भी तुम 11th में हम्म पढ़ चुके हो मैथ्स में। हाँ तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? एसओ की डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर तुमने एक पीओ को ए बोल दिया है और एसओ तुम्हें चाहिए और इसेंट्रिसिटी इसका रेशियो होता है, तो ई हम्म ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द सेंटर ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये ई ए दिखाई दे रहा है, हाँ ये हो गया। उसके बाद अब सेकेंड फिगर को देखो, सेकेंड फिगर दिख रही है हम्म ये वाली, हाँ रेडियस दिख ऑफ रही है नीचे एपिलियन, वाली। एपिहिलियन, और ये वाला है सॉरी पेरीहिलियन हम्म और एपिहिलियन, ये जो दिखा रखा है ओ ए और पी एस, सॉरी एस हम्म ए और पी एस। हाँ एस बोलो या एस पी बोलो, एस पी को इन्होंने आर पी से डिनोट किया है और एस ए को इन्होंने आर ए से डिनोट किया है। आर ए से डिनोट ठीक किया। है, हाँ तो अगर हम देखें इसमें फिगर में, तो एस पी इज इक्वल टू आर पी और एस ए इज इक्वल टू आर ए, हम्म और एस पी इज इक्वल टू क्या होगा? एस पी की वैल्यू अगर हम निकालें तो पीओ में से अगर मैं एस को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो ई माइनस ई ए हो, ए माइनस ई ए हो जाएगा ये। हम्म इस तरीके से इन्होंने ए कॉमन लेकर के एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, फिर एस ए की वैल्यू निकाली और उसमें वन प्लस ई करके इसी सिमिलरली ये आ गया। ठीक है, हाँ वहां पर कैसे करोगे? वहां पर तो तुम्हारे पास ओ ए है और उसमें तुम्हें हमेशा सन तक जाना है। हम्म तो अब सपोज करो कि पीओ में से एसओ घटाओगे तब पीएस मिलेगा, तुम्हें सन तक पहुंचोगे पी से। अब हाँ तुम्हें ओ से लेके सन तक पहुंचना है, तो ओ से पहले सन, सॉरी इस ओ से लेके सन तक पहुंचना है ये ओ एस, तो ए से लेके हम्म एस तक की डिस्टेंस में से ओ से लेकर के ए तक का दस डिस्टेंस तक की माइनस कर डिस्ट। दोगे तो हाँ अपने आप उससे पहुंच हम्म जाओगे। ठीक है, क्योंकि हम्म सेंटर तो इलिप्स का ये है, बट हमें फोकस हम्म किसको करना है? सन को, सन को एस को। तो इसलिए हमने ये निकाला, ये दोनों। अब एस ए बटा एस पी, एस ए बटा एस पी का रेशियो निकाल के एस देखा पी। हमने, एपिलियन हम्म और नीचे पेरिहिलियन का रेशियो। वो क्या है? वन प्लस ई डिवाइड बाई वन माइनस ई, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा। हम्म ये रेशियो भी बाद में पता चलेगा क्यों निकाला है। अच्छा, इलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो लेस देन वन होती है। हाँ फॉर अ ये भी सर्कल पढ़ा है। एस कोइंसाइड विद ओ, सो एस ओ इज इक्वल टू जीरो। अगर सर्कल ये होता, तो मान लो सपोज करो, हम्म मैं अभी तुम्हें एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड, ये दिख रहा है? दिख रहा है। इसमें ये सपोज करो कि ये इलिप्स है। हम्म ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा सन है, हम्म ये तुम्हारा सेंटर है ओ, ये वाला। हाँ अब मैंने क्या किया, इसको ना यहाँ से फोर्स दिया एक, और इधर से भी एक फोर्स दिया। ठीक है, तो हम्म अगर ये मैं मान के चलता हूँ कि ये यहीं का यही है सन, ठीक है, सन फिक्स है, हम्म तो इधर से मैं नहीं दे रहा, सपोज छोड़ दो, इधर से नहीं दे रहा, मैं इधर फिक्स कर दिया और यहाँ से मैं फोर्स दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा? ये हाँ दबेगा अंदर की तरफ, है ना, और ऊपर से यहाँ से उठेगा, हम्म इधर से बाहर निकलेगा, इधर से बाहर निकलेगा और इधर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब अंदर कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। होगा हाँ तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा ना ये। तो ये जो सन है हम्म वो अब सेंटर पे आ जाएगा। हाँ समझ आ रही बात? तो भाई हाँ पहले एस ओ के बीच में कुछ डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, हम्म है ना, दिख रहा होगा ये हरा वाला, यहाँ से यहाँ हाँ तक। अभी
ये जो लाल वाला सेंटर था पहले, जो हरे कलर में दिखा रहा हूँ, वो अब यहाँ पहुंच चुका है। तो इसके बीच में कोई डिस्टेंस है अब सन और इस सेंटर के बीच में? नहीं। नहीं है। तो एसओ जो पहले कुछ डिस्टेंस पे था, अभी एसओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये हो जाएगी 0। वही इसने बताया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो इसने लिखा है एसओ इक्वल टू 0, वो किस वजह से लिखा है कि एस कोइंसाइड कर रहा है ओ पे। ये वाला एस जो है ओ पे चला जा रहा है जब ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या निकाला था अभी? एस ए डिवाइड बाई एस पी, है ना? हाँ। ये निकाला था ना, तो ये 1 से ग्रेटर आएगा। हम्म, फॉर अ सर्कल द टू फोकई ऑफ द एलिप्स मर्ज इनटू वन एंड द सेमी मेजर एक्सिस बिकम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल के केस में क्या होगा? जो दोनों फोकई थे वो मर्ज हो जाएंगे मर्ज होके और सेंटर बन जाएंगे, जहां पर ओ था वहां पहुंच जाएंगे दोनों फोकस, तो उसको हम बोलेंगे सर्कल, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो रिटेन इन मेमोरी जो लिखा हुआ है इसको मेमोरी में अपने बचा के रखो। द पॉइंट एट विच अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द sun is known as perihelion, and the point at which a planet in its orbit is at the farthest point from the sun is called aphelion, ठीक है। एपिलियन। एफिलियन या एपिलियन जो भी बोलते हो, स्पेलिंग तो साफ लिखी हुई है, समझ में आ जाएगा। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज आर ए, क्योंकि एपिलियन जो है फारदेस्ट पॉइंट है, तो ये आएगा। हमने यहाँ सॉल्व किया है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज दिस आर पी। लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस कैसे निकालेंगे इसकी? अगर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी हो भाई, तो हमें ये पता है कि इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो और हाफ कर दो। या तो पूरी लेंथ पता हो, सीधे 2a डिवाइड बाई 2 तो भी वही आ जाएगा। अदरवाइज हमें ये दो अगर डिस्टेंस पता है सन से लेकर के यहाँ तक, सन से लेकर यहाँ तक, तो दोनों का एवरेज निकाल दो, वो तुम्हें मिल जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कैसे निकलती है? आर ए माइनस आर पी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर पी। आर ए माइनस आर पी, इससे क्या मिलेगा? कहने का मतलब है जो हमने यहाँ ये करा था, ये आर ए और आर पी लिखा है ना, ये दिख रहा है ये वाला। तो ऊपर में एक में आर पी जोड़ दो और एक में आर मतलब नीचे वाले में आर ए जोड़ दो, ऊपर वाले में आर पी घटा दो, ऐसे करके है। बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ समझो कि ये आर पी और आर ए को दोनों को ऐड कर दिया, वो नीचे आ जाएगा, और दोनों को माइनस कर दिया तो ऊपर आ जाएगा। और हमेशा ए पहले रहेगा क्योंकि एपिहेलियन बड़ा होता है, तो पॉजिटिव रखना है इसको, बट लेस देन 1 आएगा इसकी वैल्यू, इसीलिए वो इलिप्स है, ठीक है। क्योंकि अगर आर ए में से आर पी घटा रहा हूँ तो कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी, और फिर आर ए प्लस आर पी कर रहा हूँ तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा नीचे। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है तो वैल्यू 1 से कम आती है। तो अगर 1 से कम आ रही है तो यहाँ पर बोला हुआ है कि इलिप्स जो है, इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये इलिप्स है। अच्छा, इन केस ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ planet of semi major axis A and semi minor axis B, the aerial velocity is given by dA by dt यानी pi AB डिवाइड बाई t। मतलब भाई इसका एरिया निकालने को बोल रहा है। इन केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट, अगर इस तरीके का ऑर्बिट हो हमारा प्लेनेट का, जिसमें एक सेमी मेजर एक्सिस ए बोल दिया हो और सेमी माइनर एक्सिस बी बोल दिया हो, ऊपर का ये जो एक्सिस है बी है और नीचे का ये है आधा आधा, कोई सा भी एक ले लो, ठीक है। ऊपर का आधा, नीचे का भी आधा, इधर का ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो इन दोनों का जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें पूरे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। और फिर उसको टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, तुम्हें इसका एरियल वेलोसिटी मिल जाएगा। क्योंकि हमें ये पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है लीनियर वेलोसिटी, तो अगर एरिया बाय टाइम कर देंगे तो एरियल वेलोसिटी आना चाहिए, है ना। तो ये था इनके बारे में पहले लॉ जो हमने पढ़े। और दूसरा क्या है, 7वां नंबर इसमें जो है, इफ आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट
from the sun and omega is the angular velocity of the planet around the sun, then the area swept per unit time is r square omega, 1/2 r square omega, इन्होंने ये बोला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू ओमेगा, ये वैल्यू इन्होंने m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई कर दी ताकि वो एंगुलर मोमेंटम बन सके। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता था? एंगुलर मोमेंटम का वही होता था ना, m इंटू ओमेगा, m की जगह आई ओमेगा, जो पिछले चैप्टर आई में ओमेगा हमने स्क्वायर। प्रूव किया था l/2m करके, कुछ इस तरीके से तो आया था, एक और प्रूफ करा एम था। आर स्क्वायर बाई 2m। नहीं पढ़ा ये? हाँ, ये भी पढ़ा है, ये भी करा था। तो वहीं से ये आया है। ठीक l/2m। है, इसका प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, पीछे चैप्टर में पढ़ा होगा, देख लेना। वेयर एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा, और अलग अलग इन्होंने ले लिया है। यहाँ पर इन्होंने एम वी आर को एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ चलो प्रूफ दे ही दिया है, बताने की क्या जरूरत है। ये रहा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन एंड एम इज द मास। तो एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है और एम जो है वो मास ऑफ द प्लेनेट है। तो ये कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जो पेपर में हो सकता है कभी एक आध न्यूमेरिकल दे दे, उसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे कि भाई अगर रेडियस दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, तो बताओ इसका कैसे निकालोगे तुम। ठीक है भाई, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद आया केपलर का सेकंड लॉ, जिसे लॉ ऑफ एरियाज बोला गया। इन्होंने क्या बोला कि दूसरे लॉ में कि द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स out equal areas in equal interval of time, that is the aerial velocity of the planet around the sun is constant। मतलब अगर तुम सन से अगर पेरिहिलियन पे हो और तुमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई एरिया स्वैप किया है और तुम उससे पहले उतने ही टाइम में अगर तुम एपिहिलियन पे थे और P1 से P2 तक तुमने कोई एरिया स्वैप किया है, तो ये तो तुम्हें पता है कि ये दूर है, तो टाइम जितना तुम यहाँ टाइम ले रहे हो उतना यहाँ टाइम ले रहे हो, तो वहां पर तुम कम डिस्टेंस तय कर पाओगे, यहाँ पर तुम ज्यादा डिस्टेंस तय कर पाओगे। ज्यादा। बट यहाँ पर डिस्टेंस ऐसे सन से जो डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ सन से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, तो ओवरऑल देखा जाएगा कि एरिया दोनों का इक्वल आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है। टू कीप द एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लेनेट गोज ऑन चेंजिंग। भाई दूर रहोगे तो क्या होगा, कम डिस्टेंस तय किया, इसका मतलब क्या है, टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर हमने एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा तो कोई ना कोई एक चीज जो है दूसरे को ओवरकम करके बराबर कर लेगी। लीनियर स्पीड इज मोर व्हेन द प्लेनेट इज क्लोज। ठीक है, जब प्लेनेट नजदीक होगा सूरज के तो उसकी जो लीनियर स्पीड होगी ज्यादा होगी, और दूर होगा तो लीनियर स्पीड कम होगी, इसकी वजह से वो स्वैप कम कर पाएगा एरिया। ठीक है, हाँ। अच्छा, व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन, एक सेकेंड, to keep the aerial velocity constant, the linear speed of the planet goes on changing. The linear speed is more when the planet is close to the sun and less when it is away from the sun. ठीक है, अच्छा, to understand it, consider a planet moves from P1 to P2 or from P3 to P4 in the same time T मान लिया हमने, और ये कहानी यहाँ फिगर में दिखा दी गई है जो मैंने समझा दिया वैसे भी। इन दिस सिचुएशन एरिया P1 SP2, देखो ये है P1, ये है S और ये है P2, तो ये जो ट्राइंगल सा एरिया बन रहा है और वहां जाकर के थोड़ा कर्व है, ये एरिया इक्वल होगा P3 SP4 के, P3 S और P4 के, तो इसके इक्वल होगा, ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ। सिंस SP1 इज ग्रेटर देन SP3, SP1 इज ग्रेटर देन SP3, दिख रहा है ये? हाँ, ग्रेटर था है, बड़ा दिख रहा है ना, क्योंकि लेंथ ज्यादा है, दूर है तो। अच्छा, देयरफॉर P1 P2 लेस देन P3 P4, P1 P2 लेस देन P3 P4, क्योंकि अगर डिस्टेंस ज्यादा है ना तो एरिया
जो स्वैप किया है उसकी लेंथ कम होगी, ठीक है, क्योंकि एक ज्यादा तो दूसरा कम होगा, तभी इधर वाले ज्यादा और इधर वाले कम के बराबर होगा। हाँ। बात समझ में आ रही है? इधर लेंथ ज्यादा है, इधर ये वाला एरिया वेलोसिटी जो तय जिस वेलोसिटी से वो भाग रहा है प्लेनेट, उसमें जो ये डिस्टेंस स्पीड तय ज्यादा किया है है। वो ज्यादा हो जाएगा, ताकि अगर ये कम रहे तो उसकी वैल्यू उतनी ही आ जाए, टोटल प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। तो ये बताया, अगर मैं दोनों को टी से डिवाइड कर दूं, सपोज करो P1 P2 डिवाइड बाई टी और P3 P4 डिवाइड बाई टी, मान के चलो, क्योंकि ये तो है डिस्प्लेसमेंट और ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को अगर हम टी से डिवाइड कर देते तो वेलोसिटीज बन जाएंगी लीनियर वाली। लीनियर स्पीड ऑफ द प्लेनेट इन पोजीशन P1 और लीनियर स्पीड ऑफ द प्लेनेट इन पोजीशन P3, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ ना इन पोजीशन वर्ड वहीं से शुरू होगा, ठीक है। इन पोजीशन P1 बोला है तो P1 और P2 डिवाइड बाई टी लेंगे। ये है। Thus, from equation 1, we note that the linear speed of the planet when closer to the sun is more than the linear speed when away from the sun. Kepler's second law, law of areas, is based on the law of conservation of angular momentum. एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन वाले लॉ पे ये फॉलो होता है, इसका सेकंड लॉ केपलर का। तो अगर इस लॉ पे फॉलो हो रहा है तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम पेरिहिलियन पे होगा वही एंगुलर मोमेंटम एपिहिलियन पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से जब मास कांस्टेंट है, मास से मास कट गया तो Vp बाई Va और Ra बाई Rp हो जाएगा वो, ठीक है। केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। पूछ सकता है एक नंबर में कि केपलर्स का कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है या बेस्ड है। तो सेकंड लॉ। उसके बाद इन्होंने बताया थर्ड लॉ, आज हम इतना ही पढ़ के कंप्लीट करेंगे। केपलर थर्ड लॉ यानी लॉ ऑफ पीरियड्स। अच्छा ये खत्म हो गया क्या? ओके, 40 मिनट का ही वीडियो आता है इसमें। अच्छा जूम है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर रिकॉर्ड हो रहा हो तो देख लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ द टाइम, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है अभी? दे रहा है। दे रहा है ना, ठीक है। The square of the time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical orbit. उन्होंने क्या बताया? थर्ड लॉ इनका बोलता है कि जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट है अराउंड द सन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के। यानी यहाँ दिखाई दे रहा होगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। कोई डाउट है इसमें? आर क्यूब नहीं। ये इनका थर्ड लॉ है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना ये यहाँ पर लिख दिया इन्होंने वही हमें मान के चलना है। क्लियरली द प्लैनेट सिचुएटेड एट लार्जर डिस्टेंसेज फ्रॉम द सन टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, वन रोटेशन। ये तो फिक्स है ना भाई, जो बहुत ज्यादा दूर है तो उसका रेडियस भी दूर होगा, तो उसके द्वारा बनाया गया एरिया भी कम होगा गिवन टाइम में। एरिया मतलब सेम होगा, सॉरी एरिया सेम होगा, लेकिन उनके द्वारा ट्रेस किया गया डिस्टेंस कम होगा, है ना, क्योंकि वो बहुत दूर है सन से। और जो पास में है, सपोज करो कि मैं बात करता हूँ मरकरी की और अर्थ की, तो अर्थ जो है ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू द मरकरी, है ना। ज्यादा टाइम नहीं, सॉरी, अगर मैं टाइम सेम कर दूं, टाइम फिक्स कर दूं, तो जो अर्थ है वो अगर 2000 किलोमीटर तय करता है तो मरकरी उतने टाइम में सपोज करो कि 4000 कर देगा, डबल कर देगा, ठीक है। इसका अगर अर्थ का रेडियस है 6400 तो इसका हो जाएगा 3200। समझ में आ रही बात? एक हाफ होगा तो दूसरा डबल हो जाएगा, ऐसे करके वो एरियल वेलोसिटी अपनी बराबर कर लेंगे, एरिया बराबर स्वैप्ट कर लेंगे। तो ये थे केपलर्स के कुछ लॉज, इसका डिडक्शन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ है पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो? नहीं अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें गाइज यूट्यूब चैनल हमारा, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और कुछ शॉर्ट्स भी आ सकते हैं, हो सकता है किसी और टॉपिक पे, तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।
बंद कर रहा हूँ अभी से।